सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए अब तमाम सियासी जमातें कागजात नामजदगियों के उम्मीदवार हासिल भी कर रहे हैं, जमा भी करवा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों के दरमियान अब एक बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप भी देखने को मिल रहा है। चूँकि चंद सियासी जमातों में जिसमें नून लीग और चंद और सियासी जमातें शामिल थी, उनकी दरख्वास्त थी कि 2 रोज़ के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने में तोसी की जाए। इलेक्शन कमीशन ने उसको माना और 2 रोज़ का अब मजीद वक्त तमाम सियासी जमातों को दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, उनको तंग ना किया जाए और उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड फराम की जाए। इलेक्शन कमीशन को और तमाम आईजीज को ये हिदायत की गई है और उसके फौरी बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन दफ्तर गया, वहाँ उनके हुकाम से मुलाकातें भी हुई और वहाँ पर शोएब शाहीन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, उन्होंने अपना मामला, अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा कि वो चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएँ और उनके लोगों को तंग ना किया जाए, कागजात नामजदगी उनसे छीने जा रहे हैं तो ये सूरत हाल आगे पैदा ना होने दी जाए। साइफर केस में भी हमने देखा कि एक निस्बतन आर्जी रिलीफ ही सही, लेकिन जो चेयरमैन बानी पीटीआई उनको और शाह महमूद कुरैशी साहब को वो एक आर्जी रिलीफ मिला है। तो अब क्या सूरत हाल आगे बनने जा रही है, खासतौर पर नून लीग किस तरह से आगे अपनी इलेक्शन कैंपेन को बढ़ाएगी। बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से एनए का इलेक्शन लड़ने का अब फैसला कर चुके हैं, तो कितनी चैलेंजिंग सूरत हाल नून लीग के लिए हो सकती है, गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आज जो जिस तरह की डेवलपमेंट्स हमने देखी, लेवल प्लेइंग फील्ड को देने का मुतालबा, बल्कि हिदायत की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मुतालबा तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का था, तो इसका मतलब कि इससे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही थी, उनके लोगों को क्या तंग किया जा रहा था, कागजात भी छीने जा रहे थे, चंद एक वाकयात पिछले 2 दिन में रिपोर्ट भी हुए हैं। अब हालात आगे बेहतर होंगे आपकी नज़र में? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि हमारे मुल्क में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है और उसके बाद अगर किसी की कोई ग्रीवेंसेस हैं तो वो कोर्ट में जा सकता है। और ये अच्छी बात है कि सारी दुनिया देख रही है कि हमारे मुल्क में कोर्ट जो है वो आज़ाद है और ये बड़ा अच्छा एक वो है कि जो है कोर्ट जो है वो अपने जो मेरिट के ऊपर है वो फैसले दे रही है। बड़ा अच्छा होता अगर 2018 से पहले भी यही वाला मामला होता और साकिब निसार के जो तमाशे थे वो ना लगते तो आज शायद हम इस मोड़ पे होते ही ना। लेकिन बहरहाल अगर किसी के साथ भी किसी भी किस्म की ज़्यादती हो रही है, किसी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा या कागज़ लिए जा रहे हैं, तो वो जो है वो मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ और वो बिल्कुल जो है जो कानूनी तौर पर जिनको अलाउड है उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। सही। और देखिए, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी इस मामले पर बोल उठे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि एक रजिस्टर्ड जमात है तो उनको इलेक्शन से रोकना गैर कानूनी होगा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों परसेप्शन बना रही है इस वक्त कि उन्हें इलेक्शन से रोकने की कोशिश की जा रही है, हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि वो इलेक्शन ना लड़ सके, जबकि टॉप ऑफिशियल्स की जानिब से आप देखें ये बयानात सामने आ रहे हैं कि उन्हें लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए और है भी। देखें, जो पीटीआई है वो ज़ाहिर आपको मालूम है वो नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर उनका काफ़ी महारत है, तो वो हर वक्त कोई ना कोई नैरेटिव की कहानी जो है उन्होंने पकड़ी हुई होती है। अभी भी जो है वो ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हालांकि जो उनके कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कागजात भी ले लिए, ज़्यादातर ने, इवन इमरान खान साहब ने भी ले लिए और वो जो है वो जमा भी करा दिए बाज़ जगहों पर। तो मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में अगर किसी के कोई ग्रीवेंसेस वगैरह थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे और 8 फरवरी को एक अच्छा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जो जीते होगा फिर वो इस मुल्क को लीड करे। और अफनान साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, जाहिर है कि होना भी चाहिए, सबकी ख्वाहिश भी है, तो फिर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कितना बड़ा चैलेंज होगी, चूँकि अब लेवल प्लेइंग फील्ड का उनका वो रिजर्वेशन उनकी ख़त्म हो जाती है। कैंपेन अगर वो करना शुरू कर देते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, आवाम में जाते हैं, तो फिर 8 फरवरी को असल हरीफ आपके वही होंगे, ख़ासतौर पर पंजाब में। देखिए, पंजाब की हद तक जो है ज़ाहिर है हम सबसे बड़ी जमात हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन जो है वो मुकाबला हम मैदान में करेंगे, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो। हमने पहले भी मैदान में मुकाबले किए हैं और हराया है और आगे भी हम मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में एक ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन हम शुरू कर चुके हैं और वो जो है उसको हम एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। मुझे यकीन है कि आवाम
ये कोई याद है कि किसने उनके मसाइल हल किए हैं, किसने बिजली का मसला हल किया है, किसने महंगाई का मसला हल किया है, और कौन जो है वो खाली ख्वाब बेचता रहा है। तो खाली ख्वाब बेचने वालों को जो है वो उम्मीद है कि आवाम वोट नहीं देगी। हमारा ज़रूर मुकाबला कुछ जगहों पे पीटीआई के साथ होगा, पख्तूनख्वा में भी होगा और पंजाब में भी होगा, लेकिन हम उनको एक कोई मेजर थ्रेट के तौर पे नहीं देखते। कुछ लोग देख भी रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कोई एक बड़ा मसला है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब भी पार्टी की जो है वो कैंपेन खुद लीड की है, हम हमेशा इलेक्शन जीते हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह का रिजल्ट आएगा। अच्छा, तो अफनान साहब मेजर थ्रेट क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझते हैं या कोई मेजर थ्रेट है ही नहीं आपके पार्टी के लिए? देखिए, हमें जो है वो अगर आप 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देख लें या 2013 का इलेक्शन का रिजल्ट उठा के देख लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पंजाब में हमारा कोई मुकाबला ऐसा है ना रहा है। इवन 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट भी हम जीत गए थे। जो रिजल्ट जो है आरटीएस के बाद भी जो रिजल्ट आया था, उसमें भी सबसे बड़ी पार्टी पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी। वो तो बाद में जो है वो इंडिपेंडेंट और कुछ लोग हमारे तोड़ के इन्होंने पीटीआई की हुकूमत बना दी ज़बरदस्ती, वरना तो हुकूमत 2018 में भी हमारी बननी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं ये नहीं समझता कि कोई मेजर शिफ्ट आया है इसके अंदर। पंजाब के लोग और बिलखुसूस पाकिस्तान के लोग ये बात समझते हैं कि डिलीवर अगर करना है, किसी को डिलीवर करके दे सकता है, कोई उनके जो है वो मामलात मसाइल को हल कर सकता है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब ही है। लेकिन अफनान साहब, इस बार तो बिल्कुल मुख्तलिफ हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की स्ट्रेटजी लग रही है। 13 और 18 का भी आपने हवाला दिया, वहाँ उन इलेक्शंस में नून लीग पहले से इतनी ज़्यादा जमातों के साथ राब्ते नहीं कर रही थी और सीट एडजस्टमेंट्स पर इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही थी। आप अपनी पावर, अपनी कैपेसिटी पर रिलाई कर रहे थे। इस बार हम देख रहे हैं कि आप अपने आप को सबसे बड़ी जमात क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हर सूबे में आप जा चुके हैं और वहाँ की रीजनल पार्टीज़ के साथ सीट एडजस्टमेंट्स की बात कम अज़ कम एक मुज़ाकरात की हद तक, डायलॉग की हद तक तो हो चुकी है। ज़ाहिर है वो एक फाइनल एग्रीमेंट होना भी बाकी है। तो अभी तो आप बड़ा स्मार्टली अपने आप को कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले तो ये चीज़ मिसिंग हमने देखी है। नहीं, 2013 में अगर आपको याद हो तो हमने जो है इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो बहुत सारी जमातों को अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बनाया था, हालांकि हमें ज़रूरत भी नहीं थी, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी थी। 2018 से पहले तो ज़ाहिर है ये हो नहीं सकता था, क्योंकि सारे लोगों को उठा के जेल में डाल दिया था। पार्टी जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव था और हर तरफ से, और जो है वो कैंपेन हमें नहीं करने दी जा रही थी, हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा था जो है वो। उसके बावजूद हम इलेक्शन जीत गए, तो फिर आरटीएस बिठाना पड़ा इनको और इलेक्शन रिजल्ट चेंज करने पड़े। तो ये जो है ये सारा माजरा पाकिस्तान के अवाम देख चुके हैं पहले भी, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें जो है वो ये लेवल प्लेइंग फील्ड करते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड 2002 की इनको याद नहीं है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड 2008 की याद नहीं है, 2018 की याद नहीं है। इनको सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड इनको वो लगती है जिसके अंदर इनको आरटीएस बिठा के जिताया जाए, इनके ठप्पे मार के इनको वोट जितवाए दिए जाएं, तब वो लेवल प्लेइंग फील्ड है। वो इनको मिलनी कोई नहीं है। ये उस चक्कर में हम तो कभी भी ना, पहले हमें कोई ज़रूरत थी, हम आवाम के वोटों से जीत के आते रहे हैं पहले भी और आइंदा भी इंशाल्लाह। हमारा भी यही, अभी भी यही प्लान है कि हम आवाम के वोटों से जीतेंगे, हम किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफनान साहब, ये आप ज़ाहिर है कि आवाम के वोटों से ही जीतेंगे, हर पार्टी कहती तो बज़ाहिर है कि आवाम में ही जाएगी वो, लेकिन आप अपने आप को जब सबसे बड़ी जमात क्लेम करते हैं तो फिर इतनी ज़्यादा एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? यानी पंजाब जो कि आप लोगों का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहाँ आप पहले ही चौधरी शुजात साहब की पार्टी से बात कर रहे हैं, आईपीपी के साथ भी बात कर रहे हैं। जब से आईपीपी और आपके मुज़ाकरात हुए हैं उसके बाद से आईपीपी ने अपने आप को हुकूमत साजी का एक अहम किरदार, एक फैक्टर क्लेम करना शुरू कर दिया है। सिंध में आप एमक्यूएम के साथ एडजस्टमेंट करने के मूड में, केपी में और बलूचिस्तान में मौलाना साहब की पार्टी और ज़ाहिर जो बलूचिस्तान के लोग शामिल हुए वो तो ज़मी हो गए आपकी पार्टी में, तो फिर अपनी कैपेसिटी पर क्यों नहीं जा रहे? पहले से ये एडजस्टमेंट्स की बात क्यों हो रही है? बहुत सारे फिर कैंडिडेट्स आपको विड्रॉ भी करने पड़ेंगे इस सिचुएशन में। तो देखिए, बात यह है कि पंजाब में 297 कॉन्टेस्टेड सीट्स है प्रोविंशियल असेंबली की। हमने कोई किसी के साथ जो है अभी तक कोई वो नहीं की, कोई मेजर सीट एडजस्टमेंट भी। ये हो सकता है कि कहीं किसी एक हल्के में या दो हल्कों में कहीं पे ऊपर नीचे कोई एडजस्टमेंट हो जाए, लेकिन बाय एंड लार्ज हम पंजाब में कहीं पे भी हम नहीं कर रहे। बातचीत हमारी ज़रूर काफ लीग से हुई है, मगर वो भी किसी हतमी जगह पे नहीं पहुंची। आईपीपी से भी हमारी बातचीत है, लेकिन वो देखें, बात ये है कि हम तो ये वो वाली सीटें हैं पंजाब की ज़्यादातर जिधर हम वैसे ही जीतते हैं, हमें सीट एडजस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है। और जहाँ तक बलूचिस्तान में भी हमारे अपने लोग हैं, हमारा उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो वो भी नहीं ज़रूरत है। जो मेन हमारी ज़रूरत जो है वो हमने बिल्कुल एमक्यूएम से बात की है, कराची के हद तक और सिंध के हद तक। तो वो तो हर पार्टी का अपना एक राइट होता है ना कि वो अपने इलेक्शन अलायंसेस जो है वो इलेक्शन से पहले भी बनाते हैं, बाद भी बनाते हैं। पीटीआई भी ये वाला काम करती रही है,
पीपल्स पार्टी भी वाला काम करती रही है। हम इस दफ़ा ज़रा सक्सेसफुली कर रहे हैं तो इसलिए शायद लोगों को ज़्यादा लग रहा है, वरना तो देखें ना उन्हीं की तरफ लोग आते हैं जिनका इम्कान होता है जीतने का। जिनका इम्कान ही नहीं होता जीतने का उनकी तरफ तो वैसे भी कोई नहीं जाता। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग के सीनियर थे कि अभी किसी जमात से एडजस्टमेंट फाइनल फेज़ में नहीं दाखिल हुई है। नून लीग सबसे बड़ी जमात है और आगे उन्हीं की हुकूमत बनने जा रही है। बड़े ही अहम फैसले आज आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम रोकड़ी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो खुर्रम रोकड़ी साहब की बात कर रहे थे हम डॉक्टर अफनान साहब से भी, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो सबसे बड़ी जमात हैं और दीगर जमातों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हिदायत सामने आई हैं, जिस तरह फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात भी हुई इलेक्शन कमीशन से, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है अब ऐसा लग रहा है कि अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है और अब यह मुतालबा शायद ना दोहराया जाएगा, चूंकि अब तो वाज़ेह हिदायत आ गई हैं सुप्रीम कोर्ट की भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को ना तंग किया जाए, कागजात नामजदगी उन्हें जमा कराने दिए जाएं और उन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। रोकड़ी साहब को आवाज आ रही है? चलिए खुर्रम साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। हाफिज़ एहसान अहमद साहब से ज़रा इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ साहब, हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट को ही ऑर्डर्स करने पड़े लेवल प्लेइंग फील्ड के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पर भी। इससे पहले इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुई, उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन को अनाउंस करना था, वो भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुआ और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद ही मिलेगी। इससे पहले तक तो सभी ये मुतालबात कर रहे थे कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को ही हिदायत देनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया। दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं इस चीज़ के अंदर। एक ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, बावजूद इस चीज़ के कि हमारे मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेसी है और हम सारे इस चीज़ पे बात करते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और डेमोक्रेसी बुनियादी तौर पे टॉलरेंस का नाम होता है। और टॉलरेंस जो है वो सिर्फ ये नहीं होती कि जी आप हुकूमत के अंदर आए तो तभी आपकी टॉलरेंस है, ये हर लेवल के अंदर होती है। चाहे अगर आप अपोजिशन के अंदर है आपको टॉलरेंस चाहिए, अगर आप किसी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जा रहे हैं तो आप अपने मैनिफेस्टो के साथ आएँ और उसके ऊपर बात करें और टॉलरेंस रह के अंदर करें। और अगर आप इलेक्शन जीत जाएँ तो उसके अंदर आपकी टॉलरेंस ये है कि आप अपोजिशन के साथ जो है वो इस तरह का सलूक ना करें कि जिस तरह कोई एनिमीज़ करते हैं। और इसी तरह अपोजिशन का काम ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर एक फेयर जो है वो क्रिटिसिज्म करे और उस क्रिटिसिज्म के अंदर जो लोग गवर्नमेंट के अंदर काम ठीक नहीं करके उनकी जो चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट करे और इस मुल्क की वेलफेयर के लिए काम करे। अब बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिस तरह मैंने कहा है बड़ा वीक है और पर्सनैलिटी पे बेस करती है, और हर चीज़ हम आपस में बैठने की बजाय जो उन्हें अदालतों के अंदर लेके आते हैं और वहाँ के ऊपर जो है हम फैसले करवाते हैं। और आप ये देख लें कि हमारे मुल्क के अंदर अब ट्रेंड ये इस चीज़ का चल गया है कि आपकी हर चीज़ जो है एक सिविल सर्वेंट की पोस्टिंग ट्रांसफ़र से लेके आपके मुल्क के इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड हैं वो हमारी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं और तरह तरह की पटिशन्स आपको नज़र आती हैं। और सम टाइम ऐसी पटिशन्स होती हैं कि जो हम नैरेटिव एक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और उस नैरेटिव को बिल्ड करके अपना एजेंडा जो आगे लेके जाते हैं, और जब वो एजेंडा आगे जाता है तो फिर हम शोल्डर्स जो है वो हम कोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि लॉ के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एक रेमेडी भी जो है वो अवेलेबल होती है। अब अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखें तो आप ये देखें कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जब इलेक्शन का प्रोसेस होने लगता है, और आप पिछले कई इलेक्शंस आप देख लें तो लेवल प्लेइंग की बात करती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे क्रिटिसिज्म करता है। बावजूद इस चीज़ के कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन्हीं की नॉमिनीज़ हैं, इन्होंने जो एक 18वीं तरमीम के अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ है उसके अंदर अपोजिशन भी और जो लीडर ऑफ द हाउस है वो मिल के आपस में बैठ के तय करते हैं। और ये भी आज का जो कमीशन मौजूद है इसके अंदर भी जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो पाकिस्तान PTI के जो है वो नॉमिनी है, इसी तरह दूसरे मेंबर्स है। लेकिन जब चूँकि प्रोसेस अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या पॉलिटिकल पास की आती है तो फिर हम उस चीज़ के अंदर जाके तो ये बात करना शुरू कर देते हैं कि जी हमें लेवल लेकिन हाफिज़ साहब जो
जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला तो चलें अदालत अब गया है, ये तो आज की बात है, लेकिन इससे पहले जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होनी थी एक इंतजामी मामला था, इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत को आपस में डायलॉग करके कर देनी चाहिए थी। उसके बाद जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होना था, आखिरी तारीख आ चुकी थी, आखिरी वक्त आ चुका था, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उन्हें हिदायत देनी पड़ी। तो हम तो इंतजामी मामलात में वहाँ भी इलेक्शन कमीशन की साख को कितना नुकसान पहुँचेगा इससे कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ रही है। देखिए, चीज़ ये है कि चूँकि पिछले 1-1.5 साल से हमारे मुल्क के अंदर अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें आई हैं और जो 9 अप्रैल 2022 से एक सिलसिला चल निकला है और उसके बाद आपने देखा कि गवर्नमेंट्स डिज़ोल्व की गई, जिसके अंदर आपकी KPK की भी गवर्नमेंट आई, फिर आपकी पंजाब की गवर्नमेंट आई और उसके अंदर फिर आपकी आर्टिकल 153 के अंदर जो है वो आपकी सेंसस भी आ गई। उसके अंदर जो रोल था इम्पॉर्टेंट था वो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अगर वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करता उस चीज़ के अंदर, चाहे वो पंजाब के इलेक्शंस आए या चाहे KPK के इलेक्शंस आए या चाहे आपके जनरल इलेक्शन जो आए थे जिसको जब 9 अगस्त 2023 को गवर्नमेंट डिसॉल्व की गई थी, तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एज ए कमीशन जो है प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इतने एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं जाने थे जिससे हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो स्टार्ट हो। चूँकि हमारी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं कि अगर इनकी फेवर के अंदर कोई फैसला आ जाए तो ये कहती है रूल ऑफ लॉ की जीत है, और अगर इनके अंदर ना आए तो फिर कभी कहती हैं ये रीडिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी ये कहती हैं कि जी हमें प्रॉपर तरीके से सुना नहीं गया। और अगर आप ये पिछले 1.25 साल के फैसले भी देख लें कि अगर 9 अप्रैल 2022 का फैसला आया तो उसको PMLN ने बड़ा अप्रिशिएट किया और PTI ने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कौन होती है इसके अंदर मुदाखलत करने वाली। जब आर्टिकल 63A का फैसला आया तो उसके अंदर PTI ने कहा कि जी बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने किया और डिफेक्शन होनी चाहिए, और PMLN और अलाइड पार्टीज ने कहा। हाफिज साहब, ये तो आप सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जिसके हक में फैसला होता है वो इसी तरह इलेक्शन कमीशन अदा करती है, जिसके हक में नहीं आता वो फिर तनकीद करती है। हाफिज साहब, मैं वापस भी आपकी तरफ जरा आता हूँ, खुर्रम साहब भी उनका कनेक्शन बहाल हो चुका है। तो खुर्रम साहब, ये जो एक रूटीन की प्रैक्टिस होनी चाहिए इंतजामी इदारों की, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को बार बार हिदायत देनी पड़ रही हैं, तो ये आगे क्या 8 फरवरी तक यही सिलसिला चलता रहेगा? हर हफ्ते हर 10 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट एक हिदायत देगा और फिर इलेक्शन कमीशन अपने उस रूटीन के काम को अंजाम दे पाएगा? बात यह है जी कि ये कौन थे पैनल पे, दूसरे कौन थे जो बोल रहे थे सर? मैं हाफिज एहसान अहमद साहब हमारे साथ। हाफिज साहब ने, हाफिज एहसान साहब को पहले तो सलाम मेरी तरफ से। दूसरा, हाफिज एहसान साहब ने ना एक फिक्र में पूरा अपना आर्गुमेंट दे के केस समझा दिया कि यहाँ पे अपने नैरेटिव के मुताबिक लॉ को का सहारा लिया जाता है। मैं यहाँ पे थोड़ा और कहूंगा कि लॉ को ट्विस्ट किया जाता है। ये मैं अदालतों पे नहीं कह रहा हूँ, हमारा एक सिस्टम ऐसा है कि उसमें जो मुजरिम है उसके लिए बहुत रेमेडी है। इंग्लिश लॉ जो है उसमें जिस बंदे ने क्राइम किया होता है उसको हर लिहाज से वो रेमेडी मिलती है। और फिर हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत, हमारे पास लिटरेसी रेट है नहीं, और उसके नतीजे के अंदर जिसके साथ ज्यादती हुई होती है उसका उन तमाम हीले बहानों को यानी तलाश करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसके साथ तो ज्यादती हुई होती है। तो एक जो हमारा वकालत का एक सिस्टम है उसमें बहुत ट्विस्ट आते हैं और उसमें जो जिससे गलती हुई होती है उसको बहुत ज्यादा रेमेडी मिल जाती है। अब बात जो हाफिज एहसान साहब, ये हमारी सियासी जमातों में बड़े बड़े वकील इसीलिए रखे जाते हैं, लीगल विंग इसीलिए बनाए जाते हैं कि कल को अगर पार्टी के सरबरा पर कोई बुरा वक्त आए तो फिर वो इसी तरह उसको खींच सकें। दो किस्म के लोग हैं सर। एक वकील वो हैं जैसे हाफिज साहब बैठे हैं, ये प्रोफेशनल लॉयर्स हैं और इनको ये एक कैटेगरी है। एक जी खुर्रम साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है जी, आपको रिकनेक्ट हम करते हैं, आपको रिकनेक्ट करते हैं ताकि आपकी आवाज़ वाज़ेह तौर पर आ सके। तो जी खुर्रम साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं। तो हाफिज साहब, ये ज़ाहिर है अभी खुर्रम साहब अपना आर्गूमेंट भी मुकम्मल करेंगे, लेकिन ये अब जिस जानिब पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीगल विंग्स हैं इनकी भी अब ये पार्टी पॉलिसी के आगे बिल्कुल बेबस होते हैं और पार्टी पॉलिसी को देखकर पार्टी को ज्वाइन करते हैं। फिर ये ज़ाहिर है ये भी एजेंडा बेस्ड सियासत का हिस्सा जब बन जाते हैं तो फिर वो कानून और इंसाफ जो इन्होंने हल्फ उठाया होता है वो फिर कहाँ चला जाता है?
नहीं, देखिए बात यह है कि कोई भी शख्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है और उसमें लॉयर्स भी उसके अंदर शामिल है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नैरेटिव है। और वो जो नैरेटिव है वो पर्सनैलिटी बेस इस मुल्क के अंदर नैरेटिव है। इस मुल्क के अंदर ना कोई नैरेटिव है आम आदमी का नैरेटिव है, ना इस मुल्क के अंदर नैरेटिव इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। आप इस सारी हिस्ट्री देख लें, पिछले 15 साल की भी अगर आप हिस्ट्री देख लें तो कभी सारी जमातें जो हैं वो खिलाफ हो जाती हैं, कुछ छोड़ के जिनको पावर नहीं मिलती वो खिलाफ हो जाती हैं दूसरी साइड्स के, और साथ ही खिलाफ हो जाती हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट के, साथ ही खिलाफ हो जाती हैं हमारी जुडिशरी के, साथ ही खिलाफ हो जाती है हमारी इलेक्शन कमीशन के। और जब दूसरी चीज़ आ जाती है, यानी कि दूसरी पार्टी का नैरेटिव आ जाता है, तो उसको अगर सूट कर रहा होता है तो जो पहली पार्टी जो है जो पहले चुप कर रही होती है अब वो दूसरी उसके खिलाफ शुरू हो जाती है। अब आप इसको भी देख लें कि पिछले 1.25 साल के अंदर हमारे मुल्क के अंदर जितना क्रिटिसिज्म जो है वो हमारी जुडिशरी के ऊपर आया है, या जितना क्रिटिसिज्म हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आया है, जितना क्रिटिसिज्म हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे आया है, ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर टॉलरेबल है? या दुनिया के किसी मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर हो रहा है? लेकिन होता क्यों है? वो इसलिए होता यह है कि हमारा अपना एजेंडा या ब्रेक से पहले हाफिज साहब जरा रोकड़ी साहब भी अपना पॉइंट मुकम्मल कर लें ताकि फिर ब्रेक से वापस आए तो गुफ्तगू को हम मजीद भी आगे बढ़ाएं। तो रोकड़ी साहब आपका पॉइंट अधूरा रह गया था, जरा उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं वही कह रहा हूं जी कि हाफिज साहब बिल्कुल सही डायरेक्शन में बात लेके जा रहे हैं और यही सारी चीज है। एक वकला है प्रोफेशनल जो फीस लेके वकील होते हैं और दे नो द लॉ। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज उनको अब स्टेज आ गई है कि प्रोफेशनल लॉयर्स को पॉलिटिकल पार्टीज ने एंगेज करके अपने नैरेटिव के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब नैरेटिव क्या है? मेरे से कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारी 3.5 साल जो हुकूमत थी या 4 साल या 5 साल तुमने किया क्या है। जैसे ही हुकूमत से बाहर आते हैं एक मुकम्मल एंटी जो एस्टैब्लिशमेंट बयानिया एस्टैब्लिश किया जाता है क्योंकि बिकता ज्यादा है। कुछ बयानिया बड़े जबरदस्त बिकते हैं हमारे मुल्क में, मजहबी कार्ड, एंटी स्टेट बयानिया, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी स्टेट हो गया, एंटी एस्टैब्लिशमेंट से वो एंटी स्टेट पे तब्दील हो गया वो बयानिया अनफॉर्चुनेटली। फिर जुडिशरी से अगर फैसला आ गया हक में तो नारे हैं, और वही जुडिशरी से अगर फैसला आ गया फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो उस ग्रुप को पसंद ना आए तो जुडिशरी के ऊपर लान तान। तो दिस इज व्हाट वी आर। एक कयास को हम डेवलप करते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल। उसको एक पॉलिटिकल कयास से बढ़ते बढ़ते वो आपके मुल्क के लिए एक अजीबो गरीब सूरत हाल बन जाती है जिसमें से आप और हम गुजर रहे हैं आज। और तराजू है नहीं, तोलना किसने? कितने बंदे हैं जो कि उस मामले को समझेंगे? सोशल मीडिया जो जहां चीज बिकनी है बेचनी है वो बिक रही है। फिर रेटिंग का चक्कर है, फिर पैसे का। बहरहाल आई टेल यू, हम तमाम के नजदीक मुल्क इस वक्त एक ओवरऑल नॉट अस, मैं क्लेम करूंगा हमारे नजदीक नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो प्ले करती है, उन्होंने एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी को साथ मिला के मुल्क को मजाक बनाए हुए। दिस इज व्हाट आई हैव सीन। सही, ठीक है, चलें अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जरा ब्रेक के बाद तो साइफर केस पर जो आज रिलीफ बानी पीटीआई को मिला है और शाह महमूद कुरैशी साहब को मिला है, अब ये कितना आर्जी है, ये कब तक रहेगा? क्योंकि जब भी किसी सियासी जमात के रहनुमा को इस तरह का कोई रिलीफ मिलता है तो सियासी जमातें उसे अपनी फतह के तौर पर क्लेम करती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाफिज एहसान अहमद साहब और खुर्रम रोकड़ी साहब के सामने ये सवाल रखेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, उनके लोगों को ना तंग किया जाए। और हमने ये देखा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, खुर्रम रोकड़ी साहब और हाफिज़ एहसान अहमद साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। तो ज़रा इस सेगमेंट में बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी क्या जो मुश्किलात थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म हो रहे हैं नहीं। तो खुर्रम रोकड़ी साहब, ये अभी हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि साइफर केस का ये फैसला आया, उसमें एक आर्जी रिलीफ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। अब ये जाहिर है कि जमानत तो एक नॉर्मल सी रूटीन सी किसी भी केस में बात होती है, इसका मतलब कोई केस का फैसला आ जाना तो नहीं होता। ये तो एक सिंपल सी चीज़ है कि अभी अगर केस के फैसले में कोई भी शख्स गिल्टी करार पाता है तो वो फिर उसकी जमानत भी खत्म हो जाती है और उसको सज़ा भी सुना दी जाती है। तो इस पर इतनी खुशियाँ मनाने वाली तो कोई बात है नहीं शायद। सर देखे ना, डिटेल जजमेंट किसने पढ़नी है? यहाँ तो एक फिक्रा है उसको लेके चल पड़ी। यानी आप देखें कि हाई कोर्ट का फैसला की अहमियत नहीं होगी जो असल जजमेंट आई होगी, ना डिटेल जजमेंट को पढ़ेगा।
और एक चीज को लेके देन दे क्रिएट अनदर हाइप, अनदर केओस। तो यहाँ पे क्या इशू है? इस कौम के साथ खेलना मसला क्या है? और जो चाहता है मेरे साथ मेरी ख्वाहिश के मुताबिक प्ले करो बस। यहाँ पे कौन सी फहम फरासत जो उस चीज को देखा जाता है? तो हमें जरूरत किस चीज की है? हमें जरूरत है एक स्टेबिलिटी की, जिसके अंदर कोई सिर्फ इकोनॉमी की स्टेबिलिटी नहीं, बट आई थिंक कि जब इकोनॉमी की स्टेबिलिटी आएगी तो कुछ ना कुछ इमोशनल डिसऑर्डर जो एक फैला हुआ है, जिस लोगों के इमोशंस के साथ खेल के जो एक केओस क्रिएट किया जाता है, उसकी भी कमी होगी। क्योंकि जब काहिली खत्म होगी, लोग काम कर रहे होंगे, तो वो बेहतर सोच रहे होंगे अपनी फैमिलीज के बारे में। लेट्स सी सर, पाकिस्तान को बहुत, और फॉर्चुनेटली हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने का, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। इस पे आई वुड अप्रिशिएट, मैं तो ये खोसा साहब भी आ गया दोस्त मोहम्मद खान के पीपल्स पार्टी ने वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा वी आर ओके विद दैट्स अ प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल अप्रोच। और उन्होंने अपनी मूवमेंट को तरतीब देना शुरू कर दिया। जब तक उन्होंने समझा कि उनका इशू है, उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने फौरन अपने देखा कि मामला ठीक हो रहे हैं, देन दे वेंट कंप्लीटली पॉजिटिव। तो दिस इज व्हाट वी शुड डू। असल चीज है आपका नैरेटिव क्या है, मेरा नैरेटिव क्या है कि क्या मैं मुल्क की बहाली चाहता हूँ, या मैं मुल्क के अंदर हमेशा, अल्लाह ताला माफ करे हमें, अल्लाह उन में से ना करे, कि मैं लोगों को इस्तेमाल, कोई भी लोगों को इस्तेमाल करके केओस चाहता है। The basic most important factor is the narrative of any party. इसको जज करना चाहिए लोगों को, लेकिन ये मेच्योरिटी आएगी, कुछ अरसे बाद आएगी। The way we are moving towards the prosperity और progressive economy की ग्रोथ की तरफ, चीजें इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। I am very hopeful। इस केओस का खात्मा होगा इंशाल्लाह। जी, तो रोकड़ी साहब, ये जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए मेच्योरिटी चाहिए होगी कि जो भी गवर्नमेंट जिस पार्टी की भी आती है, ऑपोजिशन उसको सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए ऑपोजिशन ना करे, बल्कि कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करे। तो हमारी सियासी जमातों को भी ये सोचना होगा कि जो भी हुकूमत है उसको अपना टेन्योर पूरा करने दिया जाए, और फिर उसके बाद आवाम में जाएं और फिर अपनी बारी ले लें। ना दुनिया पूरी, इंग्लैंड के अंदर देखे को टेन्योर पूरा करने देता है, 5-5, 6-6 वजीर आजम तब्दील हो जाते हैं, किसी को कोई इशू नहीं होता, जो कि इसके चैंपियन है सिस्टम के। कभी उनको देखा आपने कि वो शोर मचा रहे हो? कितने बड़े इश्यूज चल रहे होते हैं और वो उन चीजों को प्रोग्रेसिव लेते हैं। ये शुक्र करें कि ये पार्टीज एक दूसरे के साथ आके को बड़ा काम मिसहैप नहीं होने देती और करती हैं। हुकूमत जो एक प्रोसीजर के साथ तब्दील की जाती है ऐवान के अंदर, वो एक लेजिटिमेट चीज है, उसको क्यों कोई समझे कि ये बहुत बड़ा जुर्म हो गया। असल चीज ये है कि हम लेके आए एक जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और पार्लिमान के अंदर बैठे हुए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो प्रॉपर पार्लियामेंट्री जो नॉर्म्स एंड कस्टम्स को जानते हुए उस मकाम के लिहाज से अपने मुल्क के लिए पॉलिसीज बनाएं। लेकिन पॉलिसी से पहले कोई नैरेटिव होता है, नैरेटिव पे इस वक्त हम तमाम के लिए लाजिम है कि हम ये देखें कि कौन किस नैरेटिव के साथ मैदान में है, इलेक्शन से पहले कौन किस नैरेटिव पे खड़ा है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसको आप लोगों को, मीडिया को भी और हमें भी ये देना चाहिए, लोगों को, अपने भाइयों को अपने इलाकों में बताना चाहिए कि मेरा नैरेटिव ये है, आपकी हेल्प होनी चाहिए कि आप वो लगाएं तराजू कि कौन किस नैरेटिव के साथ है। दैट्स द थिंग रिक्वायर्ड नाउ। इस वक्त उस चीज की जरूरत है। जी सर, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, ये खुरम रोकड़ी साहब कह रहे हैं कि आप इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड वाला एक मुतालबा था, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे आपके, उससे विड्रॉ कर दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अब कोई इशू नहीं है, निगरान हुकूमत से भी, इलेक्शन कमीशन से भी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल गई है, सब हालात मामलात साजगार हैं अब आपके लिए भी? जी, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो तो किसी हद तक बरकरार हैं, बट वी हैव टू मूव ऑन। कब तक ये राह गलापा जाएगा? हालात सबके सामने हैं। उन हालात को देखते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात को हमने हाईलाइट किया है। वी मूविंग ऑन। अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा इंशाल्लाह। एंड सेकेंडली, जैसे खुरम खान साहब फरमा रहे थे, आई कंप्लीटली एग्री विद हिम दैट we need a stable, a productive and a sustainable Pakistan in the future. उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए।
तो खुजब ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला था, इसमें आपने खुद को वक्त के धारे पर छोड़ दिया, यानी जो जैसे हालात हैं उसी में आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर अदालत गई और सुप्रीम कोर्ट से वो ये हिदायत लेकर आए कि इलेक्शन कमीशन उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। तो ये वाली अप्रोच आप लोगों ने एज पीपल्स पार्टी आपने क्यों नहीं अपनाई? पीपल्स पार्टी भी जा सकती थी अदालत और अपना मामला, अपने रिजर्वेशंस अदालत के सामने रख सकती थी। फिर देखिए इलेक्शन कमीशन को मिलना पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त से। वो उनके हालात हैं जी, वो अपने हालात के जवाबदेह खुद हैं, मैं उनके हालात का जवाबदेह उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। हमने अपना लेवल प्लेइंग फील्ड इंशाल्लाह पब्लिक से लेना है और पब्लिक से हमें वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। अच्छा, और ये रिजर्वेशंस आप लोगों के कम हो गए, पंजाब में आप अपनी पार्टी को कुछ स्ट्रांग होता देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया, NA 128 से गालिबन उन्होंने कागजात भी हासिल कर लिए हैं, तो अब लाहौर में भी मूव को बेहतर तरीके से रन किया जाएगा? जी पूरे पंजाब में इंशाल्लाह जी आप बड़े सरप्राइजिंग और बड़े बेहतरीन रिजल्ट्स देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अभी तो शुरुआत हुई है, ये प्रोसेस अभी शुरू हुआ है और हम उस मरहले की तरफ अब बढ़ रहे हैं जिस मरहले में इंशाल्लाह फिर आगे ये इलेक्शन की तरफ हमें हालात लेके जाएंगे। तो आप इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ देखेंगे दैट पीपल्स पार्टी को जो रिस्पॉन्स पब्लिक में नॉट ओनली इन सिंध बलोचिस्तान KPK बल्कि पंजाब में बिलखसूस साउथ पंजाब में आप देखेंगे इंशाल्लाह यू बी वेरी हैप्पी टू सी द रिजल्ट्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, लेकिन अभी खुद साहब ये जो अब इलेक्शन के लिए टोटल जो नंबर ऑफ डेज बाकी हैं तो 50 से भी अब कम दिन रह गए, तो ये इतने कम दिनों में पीपल्स पार्टी पंजाब में कुछ गेनिंग पोजीशन में होगी? जो आपकी माजी की एक परफॉर्मेंस हुआ करती थी, क्या वो वापस लाने में आप लोग इतने कम अरसे में कामयाब हो सकते हैं और इतने कम टाइम में? जी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और पॉलिटिकल लोगों के लिए तो कभी भी मकसद कोई नई रूटीन नहीं बनी साहब, ये तो हमारी रूटीन है। हम अपने हलकों में अपने इलाकों में जो है वो मुतवातिर जो है लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, उनकी खुशी गमियों में भुगताते हैं। ये तो हमारी एक रूटीन है ना जी। अब जो ये इलेक्शन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप इंशाल्लाह देखेंगे दैट पीपल्स पार्टी विल परफॉर्म वेरी वेल फजल अल्लाह इंशाल्लाह। सही। तो हाफिज हसन अहमद साहब, ये जरा थोड़ी पॉलिटिकल चली गई डिबेट, वो साइफर वाले मामले पर आपसे ये जो जमानत किस वक्त हुई है जी जी खोसा साहब, जी जी खोसा साहब पॉइंट मुकम्मल कर लीजिएगा अपना, क्या कह रहे हैं? नैरेटिव क्या है that we want खोसा साहब, अभी तक की जो आपकी कैंपेन पाकिस्तान उसमें तो साथ लिंक्ड है। पॉलिटिक्स जब तक स्टेबल नहीं होगी आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल होगी आपकी इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। एंड वी आर डूइंग एग्जैक्टली दैट। वी वांट स्टेबल पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान सो दैट वी हैव अ स्टेबल एंड अ सस्टेनेबल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। सही, लेकिन कौन साहब जाहिर सवाल ये भी कि अब ये दो बड़ी जमातें और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अगर इलेक्शन मोड में आ जाती है और इलेक्शन को लड़ती है अपनी पूरी पावर के साथ, तो फिर ये क्या आगे चलकर एक बेहतर स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क की बेहतर मुआशी सूरत-ए-हाल के लिए एक साथ बैठेंगे? कोई नेशनल लेवल के मुज़ाकरात, कोई इस तरह की बात हो सकेगी? ये नहीं, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। हाफिज हसन साहब, ये जो साइफर वाले मामले पर भी जो ज़मानत का ये हुक्म सामने आया है, अब ये इसकी इस केस में कितनी अहमियत को हम लें? ये एक रूटीन की कार्रवाई है कि ज़मानत तो किसी भी केस में हो जाती है, कानूनी तौर पर इसकी कितनी अहमियत है? कि वाकई कोई बड़ा रिलीफ है या फिर बस ये एक रूटीन है और ये अभी जब फैसला होगा तो असल मामला तभी सामने आएगा? इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि जो खोसा साहब, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। खोसा साहब, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, जरा एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हाफिज हसन साहब से ले लूँ। अच्छा, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि जो साइफर का केस रजिस्टर्ड किया गया था, वो किया गया था सेक्शन 5 और सेक्शन 9 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो हमारा 1923 का है, और पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 34 है, उसके तहत ही FIR रजिस्टर्ड हुई। और उसके बाद जाके आगे जो चीज़ें गईं, उसके बाद एक चलान जो है वो जमा हुआ, और चलान के बाद जो है ट्रायल कोर्ट ने एक चार्ज फ्रेम किया, और वो फर्स्ट फेज़ के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप दोबारा चार्ज को जो है फ्रेम करें।
अब इस दौरान जो बेल एप्लीकेशंस थी वो हर एक्यूज़ का राइट है कि उन्होंने फ़ाइल की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बेल्स को जो थी एक 27 अक्टूबर 2023 को रिजेक्ट की और एक 8 नवंबर 2023 को उसके अंदर रिजेक्ट की। और उसके अंदर उन्होंने ये ग्राउंड ली कि जो इस वक्त सेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है वो सेक्शन अट्रैक्ट कर रहा है 5(1)(b कर रहा है, और जब 5(1)(b के अंदर आप जाते हैं तो उसकी सज़ा जो है वो आपकी ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 14 साल है, ये डेथ है। तो लिहाजा बेल का प्रिंसिपल ये है जो आपके सेक्शन 497 PPC है कि अगर आपका कोई केस जो है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर फॉल कर जाए और उसकी सज़ा ज़्यादा हो तो जनरली अदालत ये कहती है कि मैं इसको बेल ग्रांट नहीं करता। तो इसकी बुनियाद के ऊपर जो थी वो दोनों बेल्स जो थी वो रिजेक्ट हो गई, और साथ जो एक क्वाशमेंट की एक एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई। अब उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आए हैं तो जितनी भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो आज उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा नहीं है जिसकी तरफ आपने कुछ इशारा किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक प्योरली लीगल मामले को उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि जी जो चार्ज फ्रेम किया गया है वो सेक्शन 5 यानी कि FIR सेक्शन 5, सेक्शन 9 और सेक्शन 34 जो PPC का है उसके अंदर है, लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसी एविडेंस अभी रिकॉर्ड पे नहीं आई कि ये सेक्शन जो है जो 5(1)(b है वो लगता है, बल्कि हम ये समझते हैं कि ये सेक्शन जो इसके अंदर आता है वो टेंटेटिवली जो हमारी असेसमेंट ये है वो सेक्शन 5(3)(b इसके अंदर आता है, और 5(3)(b की सज़ा जो है वो 2 साल है। और आगे उन्होंने कहा है कि चूंकि सेक्शन 12 इसी का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है कि जिसके अंदर अगर 2 साल वाला सज़ा है तो वो एक है, और उसकी सज़ा जो बेलेबल है। केस की प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी तो ये सारे का सारा सारे का सारा डिपेंड करेगा कि अब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस किस तरह लेके आती है। अगर तो सज़ा जो है वो 5(1)(b के अंदर आती है तो फिर 14 साल या डेथ है, और अगर एविडेंस उस चीज़ का नहीं आती तो जिस तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि हमारी ये जो ऑब्जर्वेशन ये जो हमने लिखा है वो टेंटेटिव है, इसका ट्रायल कोर्ट पे नहीं आएगा, और अगर उस तरह का जाए तो उसके अंदर सज़ा सिर्फ 2 साल है और वो बेलेबल ऑफेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स के अंदर गई है, लीगल ग्राउंड्स के अंदर गई है। सुप्रीम कोर्ट ना एविडेंस के ऊपर गई है और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त जो ट्रायल के मेरिट्स है उनको डिस्कस किया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो एक सिचुएशन ऐसी आई है कि जिसके अंदर जो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं एक्सेप्ट किया, और उस बुनियाद के ऊपर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उन्होंने उसको सेटिसाइड किया और अपना जो ऑर्डर है जो 497 है उसको इशू किया है। लेकिन ये जो मामला है असल जाएगा नीचे ट्रायल कोर्ट के ऊपर, और ट्रायल कोर्ट के अगर एविडेंस सही आती है और उस एविडेंस की आती है जिसका वो अलेज किया जा रहा है तो फिर जो है उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ और होगा। और अगर प्रोसिक्यूशन अभी एविडेंस नहीं लेके आती जो सेक्शन 5 के कंटेंट्स के मुताबिक है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है फिर आपकी सज़ा 2 साल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना FIR को ख़त्म किया है ना चार्ज को ख़त्म किया है, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक उस हद तक गए हैं कि बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे हम ये समझें कि इसकी सज़ा 14 साल हो सकती है, इसकी 2 है, और 2 का इस लॉ के अंदर सेक्शन 12 ये कहता है कि बेलेबल ऑफेंस है। बिल्कुल तफसील से हाफिज साहब आपने समझा दिया। अब ये दोस्त मोहम्मद खुसा साहब ये इस पर साइफर पर आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी कोई आप इस सिलसिले में कोई ओपिनियन देना चाह रहे थे, और ये भी बताएगा कि ये इस वक्त जो जी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया जी आप साहब ने। जी जी अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो ऑन ग्राउंड है, जो फेसेस इस वक्त नज़र आ रहे हैं, वो उनके साथ क्या पीपल्स पार्टी आगे कहीं किसी डायलॉग का या कोई एडजस्टमेंट्स या साथ आगे लेकर चलने वाली बात, कोई इस तरह के मामला पीपल्स पार्टी में डिस्कस हो रहे हैं? चूँकि नून लीग को हमने देखा कि वो सारी की सारी सियासी जमातों से तकरीबन मिल चुके हैं, अब आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही रह गए हैं। जी नहीं, ये तो मेरे ख्याल में को चेयरमैन साहब और चेयरमैन साहब की तरफ से बड़ी वजाहत से बयान आ चुका है, उसमें मुझे मजीद बात करने की जरूरत नहीं कि किसी ऐसी जमात के साथ डायलॉग नहीं होगा जो पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका के खिलाफ हो, शख्सियत या जमात। तो बाकी देखें, पॉलिटिकल फील्ड है और ओपन है, जब वक्त आएगा उसके वक्त देखेंगे। सूरत हाल इस वक्त यह है कि कुछ देर पहले ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि फैसल करीम कुंडी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि चूँकि दोनों जमातों का हरीफ एक है तो मिलकर हरीफ को शिकस्त देते हैं और मिलकर आगे चलते हैं। अब ये देखना होगा कि ये क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, यानी एज पार्टी इस पॉलिसी पर सोचा जा रहा है, या फिर ये फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से कोई अपना पर्सनल ओपिनियन दिया गया है, या उन्होंने एक अपनी ज़ाती राय दी है इन मौजूदा
मौजूदा हालात को देखते हुए बहरहाल ये हमें देखना होगा कि आगे अब ये दोनों जमातें किस तरह से अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन को रन करेंगी, चूँकि इन्होंने अकेले ही इलेक्शन लड़ना है। अभी तक इन दोनों जमातों की जानिब से हमें कहीं कोई सीट एडजस्टमेंट वाली या कोई इलेक्टोरल अलायंस वाली सिचुएशन देखने को नहीं मिली। जिस तरह PMLN ने इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करने से भी पहले तकरीबन तमाम ही जमातों के साथ अलायंस कर लिया है, और ये सिर्फ इलेक्टोरल अलायंस है अभी जो कि फाइनलाइजेशन की मोड में नहीं पहुंचा। लेकिन बहरहाल हाफिज अब ये अब जो इस जाहिर है कि जो फैसला आएगा साइफर का इस जमानत के बाद, तो अभी वक्ती तौर पर हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन भी की जा रही है, खुशी भी मनाई जा रही है, लेकिन ये कोई फैसला ऐसा भी आ सकता है अगले कुछ दिनों में कि फिर बड़े बड़े नाम जो कि इस वक्त कागजात नामजदगी हासिल कर चुके हैं, इलेक्शन की तैयारियों को शुरू कर रहे हैं, तो फिर वो तमाम नाम मंजर से गायब भी हो सकते हैं। देखें, अगर इस फैसले की हद तक देखा जाए तो मैं ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इन्हें हमारे इंस्टीट्यूशंस को इतना कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। और आप ये देखें कि अगर कुछ दिन पहले फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो उसके अंदर हमने एक और एंगल उसके अंदर लिया था। उससे पहले एक फ़ैसला और आया कि जिसके अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का था, उसके अंदर हमने इसको और कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। उससे पहले एक और फ़ैसला आया कि जिसके अंदर पंजाब के हद तक था या 63A था, या जिस तरह मैंने 9 अप्रैल का कहा। तो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये वतीरा छोड़ देना चाहिए कि अगर उनके फेवर के अंदर कोई फ़ैसला आए तो उससे वो रूल ऑफ लॉ की भी जीत है, फिर जजेस भी बड़े अपराइट है। अब देखें ना कि इन्हीं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कुछ दिन पहले जो था कि जब वो इलेक्शंस की डिटेल जजमेंट आई थी, तो उन्होंने कहा जिन लोगों ने 9 अप्रैल को काम किया था इन पे आर्टिकल 6 की जो ऑब्जर्वेशंस आई है उसको भी गौर किया जाना चाहिए। तो उस वक्त हमारा को व्यू कुछ और था। आज उन्होंने उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं कुछ हैं, हर जज जो है वो अपने ज़मीर के मुताबिक और फैक्ट्स के मुताबिक चीज़ों को देखता है। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि एक तो ये है कि अपने लिए रूल ऑफ लॉ की जो है वो पाबंदी करें, इसके अंदर एक नैरेटिव जो है वो बिल्ड करें, इस मुल्क को आगे लेके जाएं, इस मुल्क को इस पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को जो है इस लेवल तक ना लेके जाएं कि सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन भी आए और हमारी जुडिशरी के ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी आए, और फिर उस क्रिटिसिज्म के अंदर जो है ऐसी पोलराइजेशन इस सोसाइटी के अंदर आए कि जिससे ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ना आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। अब ये है कि एक फैसला आया, अब उस फैसले के बाद ये जिस सोच की आप बात कर रहे हैं, ये जो सोच की तब्दीली है, ये तो फिर जो पार्टी लीडरशिप है ये वहाँ से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टी लीडरशिप का नज़रिया होता है वही एक आम वर्कर, एक आम कारकुन फॉलो कर रहा होता है, और फिर वही मासेस तक वो नज़रिया नीचे तक जाता है। तो फिर ये तो टॉप लीडरशिप को अपना बिहेवियर, अपनी मेच्योरिटी थोड़ी सी उसमें तब्दीली लानी होगी, अपने बिहेवियर को तब्दील करना होगा, वरना तो फिर ये माहौल और ये सूरत हाल ऐसी ही चलती रहेगी। बिल्कुल आपकी बात। देखिए, मैं अब आपको बताऊं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर आती हैं और आके नेशनल असम्बली के अंदर या प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर सीट्स लेके आती हैं। तो उनकी तादाद जो है वो आपके सामने 15 पार्टीज से ज़्यादा नहीं है, कि जिसके अंदर आप छोटी पार्टीज़ भी डाल लें, बड़ी पार्टीज, और उन 15 पार्टीज़ जो हैं इनके अंदर सॉरी टू से कि कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इनके अंदर एक ही अथॉरिटेरियन रूल है जो उस पोलिटिकल पार्टी का हेड है। अब हमारी गुजारिश इन्हीं 15 बंदों से है जो इस पोलिटिकल सिस्टम के अंदर मौजूद हैं कि यही उस सेम एलिमेंट्स को लेके आएँ, और इन सारे ऐसे हैं जो पार्स के अंदर रह चुके हैं। आप पीपल्स पार्टी को देखें, उन्होंने भी हुकूमत कर ली हुई, एक दफ़ा नहीं की, कई दफ़ा की हुई है। आप सिंध के अंदर देखें, वो 15 साल से हुकूमत में है। इसी तरह PMLN को देख लें, कितनी दफ़ा उन्होंने हुकूमत की हुई है। मियाँ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके भाई कई दफ़ा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इसी तरह अगर आप PTI को देखें तो उन्होंने KPK के अंदर जो है वो तकरीबन 8 साल उन्होंने हुकूमत की है, सेंटर के अंदर उन्होंने हुकूमत कर ली है। तो खुदारा जो अपने ईगो के इश्यूज़ हैं या अपने पॉलिटिकल बिल्कुल क्लोज पावर के इश्यूज़ हैं, इसको नेशनल इंटरेस्ट के अब आगे ना जाने दें। मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर अवाम ने इस सारे सिस्टम के ख़िलाफ़ रिटेलिएशन कर दी, और जो वो करने जा रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर कि जब ना उन्हें जो है इंसाफ मिल रहा है, ना उन्हें गवर्नेंस मिल रही है, बिजली का बिल वो नहीं दे सकते, इकॉनमी की हालत आपके मुल्क के अंदर ये चली गई है कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं आ रही, सब्जियाँ वो नहीं ख़रीद सकते, बच्चे वो नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों को खुराक वो नहीं दे सकते, अपने घर वालों को वो नहीं पाल सकते, गैस का बिल वो नहीं दे सकते। तो ये वो इश्यूज हैं जिस मुल्क को आगे लेके जाने चाहिए, और इन पॉलिटिकल पार्टीज को। और खुदारा
इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की सियासत के ऊपर और इस मुल्क के जो सारा इन्वायरमेंट है उसको आगे लेके जाएं। और दूसरी उसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि जो नैरेटिव बनाती हैं, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं, तो उनके स्पोक्स पर्सन जो है वो उस सिचुएशन को फर्दर जो है वो डिटेरिएट करते हैं। जब डिटेरिएशन होती है तो फिर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, बावजूद इस चीज़ के कि आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी 30 अरब डॉलर भेजता है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट में 1 अरब डॉलर भी नहीं है। आप देख ले बांग्लादेश के रिजर्व्स जो है हमारे से तकरीबन डबल हो चुके हैं। इंडिया आप देख ले कहाँ तक चला गया है, खित्ते के दूसरे ममालिक कहाँ तक चले गए, और अभी तक हमें इस इश्यूज में नहीं निकल रहे। कभी हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी हम अपनी एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। जो पब्लिक है, जो अवाम है, वो भी तो ज़ाहिर है वो नज़रियों की तकसीम में बिल्कुल तकसीम होकर रह गई है ना। यानी ज़ाहिर हर सियासी जमात की कुछ बिट्स एंड पीसेस में एक फॉलोइंग है, कोई किसी हल्के में स्ट्रॉन्ग है, कोई किसी मुल्क के सूबे में एक अपनी कमांड रखती है। तो ज़ाहिर है वो जिस रिटेलिएशन की आप बात कर रहे हैं, वो ये सियासी जमातें ही इतना ज़्यादा डिवीज़न कर चुकी हैं आवाम के जहनों में कि वो तो शायद सोच भी नहीं सकते इस लेवल तक। नहीं, वो देखें ना, आप बात समझ में आ गई। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया के किस मुल्क के अंदर जो है इतनी किसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के ऊपर आप क्रिटिसिज्म किए कि इधर अगर ऑब्जर्वेशंस भी आ रही हों तो हम उसके खिलाफ, मतलब आज जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं या आज जो जजमेंट आई है, अगर हम ये कहें कि जी सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट जो है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये ठीक नहीं है, और उसके ऊपर अपना एक नैरेटिव बनाते जाएं, तो क्या ये जस्टिफाई है? और भाई किसी मुल्क के अंदर, सोसाइटी के अंदर आपकी कोर्ट्स होती हैं और वो कोर्ट्स फैसला करती हैं, किसी के खिलाफ जाता है, किसी के हक के अंदर जाता है। हाँ, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है, आप क्यों बार बार वो गलतियां करते हैं या अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस लेके बार बार कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, जिससे अंदर अदालतें भी एम्बैरसमेंट क्रिएट करती हैं, और जिससे अंदर जो फैसले जब आते हैं तो फिर चूंकि आपका वो पॉलिटिकल नैरेटिव हिट हो रहा होता है तो फिर उससे आप क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब जिस तरह आपने रिट की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात आपने की है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आप पहले उस फोरम को तो एग्जॉस्ट करें ना? क्या आपने वो फोरम एग्जॉस्ट किया? अगर आपने एग्जॉस्ट नहीं किया, उसके खिलाफ आप ऊपर ऑर्डर पे चले जाओ। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दोनों ऑर्डर्स आए हैं वो दोनों एक रूटीन के आर्डर। कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर आप जाके कहें कि जी मेरे सुना जाए, मेरे ये ग्रीवेंसेस हैं, तो अदालत यही ऑर्डर करती है कि जाएं आप कॉम्पिटेंट फोरम के सामने जाके अपनी बात करें। और अगर कोई बेल दे देती है तो दुनिया भर के अंदर एक रूटीन मैटर है, लेकिन हम उसे अपनी पॉलिटिकल ईगो का इशू करते हैं और उससे हम अपने ठीक है, ये बड़ा एक रूटीन की कार्रवाई है जिसे कि अपनी एक पॉलिटिकल विक्ट्री के तौर पर इस वक्त पोर्ट्रे किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, खुर्रम रोकड़ी साहब और दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।